अच्छा है, इसमें तेजी बनी हुई है। रावत से रुकिएगा जरा, एमजीएल के मैनेजमेंट से बात करते हैं। एमजीएल ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए और जून क्वार्टर में मेरा आज थर्ड ट्रेड था। हाँ, अभी मैं उस पर आपसे सवाल भी लूंगा। 1538 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज इन्होंने क्लॉक किए और जिसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट भी कंपनी ने बढ़िया बनाया और वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 368 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट से आशु सिंघल जी जुड़ गए हैं, एमडी हैं। आशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नंबर्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि कुछ जगहों पे कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो आपके हिसाब से जो ये नंबर है, इसमें क्या ड्राइविंग फोर्स था? देखिए, जो हमने गैस खरीदी थी लास्ट Q1 से अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में और इस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो गैस हमने खरीदी थी उसके दाम में काफी गिरावट आई है। एक तो जो एपीएम गैस थी वो $2 से कम हुई थी, जो हमने 1 अप्रैल से उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया था। इसके अलावा जो एचपी जो हेनरी हब से लिंक्ड गैस थी टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी $2 के आसपास की गिरावट आई थी और स्पॉट में भी $3-4 के आसपास हमने कम में गैस खरीदी, जिसके कारण हमारी गैस की जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट थी वो गिर गई, जबकि रेवेन्यूज जो है वो लगभग उसी स्तर पे रहे जो पिछले Q1 में थे पिछले साल के। तो इसकी वजह से हमारा जो मुनाफा है या प्रॉफिट है वो बढ़ा इस क्वार्टर में। ओके सर, एक चीज समझाइए आप मुझे कि जो गैस आपने पिछली बार जो क्वार्टर से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके प्राइसिंग में चेंज है और वो इस साल तक मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहा, चूंकि दुनिया भर में प्राइसेस नीचे आए थे जी, लेकिन वॉल्यूम उस क्वांटम में नहीं बढ़ रहा है जी। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि डीजल और सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी के बीच का जो गैप है काफी लोअर है अभी भी? क्या ये रीजन है क्या? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले Q1 से और इस Q1 में, तो पिछले Q1 में सीएनजी की प्राइस लगभग 67 और 69 रुपीस के आसपास थे। इस Q1 में हमारे 79 प्राइस हैं सीएनजी के, और जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो 104 रुपए हैं और डीजल 94 रुपीस के आसपास है। उसमें अगर हम एफिशिएंसी भी जोड़ दें पेट्रोल की, तो लगभग 45% का फायदा रहता है सीएनजी और पेट्रोल में, और लगभग 20% का फायदा रहता है डीजल और सीएनजी में। तो हमारे हिसाब से ये गैप सफिशिएंट है जिससे कि मुनाफा नहीं और गाड़ियों को कन्वर्ट होना चाहिए और आगे सीएनजी की ग्रोथ मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग और स्कीम्स भी कुछ सोच रहे हैं लॉन्च करने के लिए, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स में लॉन्च की जा सकती हैं, जिससे कि सीएनजी और डीजल या सीएनजी और पेट्रोल का जो गैप है उसको कुछ हम लोग भरपाई कर सकें, जिससे कि वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव करें। ओके सर, ऐसा लगता नहीं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी कंसिडरिंग द फ्यूचर इवेंट्स? तो क्या ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कुछ आप चेंज करें, क्योंकि ये गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तभी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा, अदरवाइज डीजल इसमें बहुत 16-18% का ही गैप है। आप सही कह रहे हैं। अगर इसमें 2-3 चीजों पे निर्भर करता है कि हम प्राइसेस जब कंसीडर करते हैं, कि जैसे आपने बताया पेट्रोल डीजल की क्या प्राइसेस हैं, फिर हमारी मार्जिन्स कितनी है, और बाकी इसके अलावा हम ग्रोथ वॉल्यूम्स कितना लेना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि केवल प्राइस घटाने से ही वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे। हम लोग अगर मार्जिन्स ज्यादा है तो डेफिनेटली प्राइस को रिकंसीडर करेंगे आने वाले समय में। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट किस तरफ जा रही है। अगर उसमें कुछ गिरावट आती है तो डेफिनेटली हम सीएनजी के प्राइसेस और पीएनजी के प्राइसेस कम करने की सोचेंगे। उससे फर्क पड़ता है, पर और भी चीजें हैं, जैसे आप स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें कि जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस समय उनको कुछ फ्यूल फ्री दे दिया जाए 6 महीने के लिए, या इस तरीके से, जिससे कि उनका जो डिसीजन है वो सीएनजी की तरफ आप सोच रहे हैं क्या सर? सिंगल सर, क्या ये फ्यूल इंसेंटिव्स के बारे में सोच रहे हैं क्या आप? हाँ जी, मैंने अभी वही कहा, शायद कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया था, कि फ्यूल इंसेंटिव जो नई गाड़ियां खरीदते हैं वहां पर हम फ्यूल इंसेंटिव कुछ दे सकते हैं। कुछ गाड़ी जो 6 महीने के लिए जैसे फ्यूल फ्री कर दिया, इस तरह की कोई स्कीम हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग है, 6 महीने के लिए। अच्छा, ये जो अब मैंने अभी पुराना सवाल पूछा था उसको मैं एक थोड़ा सा और ट्विक करता हूँ। एक तो जैसे कि अभी प्राइस ऐसा लगता है कि भविष्य के जो इवेंट होने वाले हैं 6-8 महीने में उस पर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसके गैप मेंटेन रहेगा।
और दूसरा ये कि अगर क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए जो अभी एलिवेटेड लग रहे हैं तो भी नहीं बढ़ेंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है कट का। तो आप ये मानते हैं कि फ्यूचर की स्ट्रेटेजी, क्योंकि गैस प्राइस कैप है तो कटने की कोई संभावना रहती है क्या कि ये एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम प्राइस कट करके ही कॉम्पीट करेंगे? नहीं, जैसा अभी कहा कि प्राइस कट करने की जो बात होती है उसमें 3-4 चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह से हैं, दूसरे वॉल्यूम कितने आ रहे हैं और कितने आने की संभावना है, तीसरा जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो किस रेंज में चल रहे हैं। ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट आगे कितने होने वाली है अगले महीने या उसके आगे 2-3 महीने में, वो सब देखते हुए हम लोग प्राइस कट करते हैं। तो अगर आगे प्राइसेस कम रहेंगे हेनरी हब और ब्रेंट के, जो कि हमारा एक फ्यूल मिक्स में जाता है एपीएम में, एपीएम तो जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से है जिसमें कि अब $6.5 की सीलिंग है। उसके अलावा भी जो हमारी है 10-11% एलएनजी हम मिक्स करते हैं एपीएम में। तो और कैपेक्स भी हम लोग काफी एग्रेसिवली कर रहे हैं डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस के लिए और सीएनजी स्टेशंस के लिए। तो वो सब देखते हुए हम लोग प्राइस कट का डिसीजन लेते हैं। तो जैसे भी वो होगा तो हम लोग पब्लिकली अनाउंस करेंगे। अभी उसको कुछ बताया नहीं जा सकता कि प्राइस गिराने की संभावना है। सर, आप लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं ब्रेंट पे, क्या आप लोगों का आउटलुक है इस समय? ट्रेजेक्ट्री इसकी ऊपर की साइड में रहेगी कि अब बस हो गया पीक? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये किसी को पता हो तो वो $1 मिलियन कमा लेगा आराम से। अरे सर, आप लोग इतना मतलब हम लोग समझते हैं कि और सीएनजी की प्राइस पहले से ऑलरेडी कम हो गए। पहले 87 पे थे तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी उसमें सबड्यूड हो गई थी। अभी 79 पे है और ट्रैक्शन आगे आएगा। तो हम 5 से 6% या 6 से 7%, 5 से 7% आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी टारगेट कर रहे हैं इस साल के एंड तक। गुड इनफ, 5 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ मीडियम टर्म के लिए। आशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बहुत शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। थैंक यू सो मच जी। एमजीएल बड़ी डोमिनेंट प्लेयर है इस अपने मुंबई, महाराष्ट्र, इसके आसपास इलाकों के लिए। गाबा सर, एमजीएल का क्या टारगेट है आपका सर? देखिए, एमजीएल का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो बढ़िया है, मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन इतना स्ट्रेच हो चुका है करीब 675 to 1125। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी एमजीएल में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 के आसपास है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उसके आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 1020, ले लेना चाहिए। 975 980 के आसपास अगर मौका मिलता है तो लेना चाहिए, फिर उसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे एमजीएल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्टिव मूड आ सकते हैं, टाइम वाइज करेक्शन। ओके, तो